हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज फिर से आ गए हैं प्रैक्टिस नंबर 13 लेकर। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट मैंने कराया। अब वो ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हर एक सेट में 12 क्वेश्चन लिया मैंने, और उन 12 क्वेश्चन में से आपको अधिकांशतः आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप सीख जाएंगे। समय रहते सीख जाइए। चलिए कि आप सीखिए और सीखने की इच्छा रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। जब MnO2 को वायु की उपस्थिति में KOH के साथ संगलित किया जाता है तो यह देता है, संगलित का मतलब गर्म करके पिघलाया जाता है या मिलाया जाता है, गर्म करके पिघलाया जाता है। तो क्या देता है? ऑप्शन है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम MnO2O7। इसका नाम नहीं पता मुझे, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं तो डाई मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड और डाई मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड। तो ये बताइएगा इनमें से क्या बनेगा, अपना आंसर कमेंट करिए। तो आप यदि इसका रिएक्शन पढ़े होंगे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को केवेज के साथ मिक्स यानी हीट करेंगे तो एक हरे कलर का कंपाउंड बनेगा, हरा रंग का। तो वो क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट को यदि ऑक्सीडाइज क्या कराएंगे, यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट में ऑक्सीजन संख्या क्या है मैग्नीज का 6 है, और पोटेशियम पर मैग्नेट में कितना होता है +7। तो ये पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए इसको क्या किया जाएगा? ऑक्सीडेशन कराया जाएगा। क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन। तो किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं? CO2 या क्लोरीन या ओजोन के द्वारा, तीनों में से कोई भी। तो जब इसको करेंगे तो ये +6 से क्या हो जाएगा? +7 में। यहाँ पर 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 1 पोटेशियम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये डीप पर्पल कलर में बदल जाएगा। ये किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है। ये कैसा होता है? पर्पल, या उसको डीप पर्पल कलर का होता है, ठीक है। डीप पर्पल बैगनी कलर का होता है, ठीक। तो ये हो गया आंसर नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला है लिगेंड EDTA4- उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक दंतुर लिगेंड का, द्विदंतुर का, तीन दंतुर का और बहुदंतुर का। तो आप इसका नाम अच्छे से रट लिए होंगे। इसका नाम, पूरा नाम क्या होगा? एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, ठीक है। क्या नाम है? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। अच्छा, इसमें दाता परमाणु कितने हैं? 6 दाता परमाणु हैं, 6 डोनर एटम है। इसलिए ये 6 दंती आता है ऑप्शन में तो भी, और बहुदंतुर आता है तो भी इसका आंसर लगाएंगे। यानी बहुदंतुर यहाँ दिया है तो बहुदंतुर हो गया। बहुदंतुर यानी एक से ज़्यादा दाता परमाणु हैं, इसको डोनर एटम या दंतुर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने नाइट्रोजन देते हैं, कितने ऑक्सीजन देते हैं, कमेंट करके बताइएगा। 6 में से नाइट्रोजन परमाणु कितने देंगे और ऑक्सीजन परमाणु कितने देंगे केंद्रीय धातु परमाणु को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित लिगेंड में कौन सा किलेट संकुल निर्मित करता है? किलेट को कुछ लोग स्पेलिंग में लिख देता हूँ, किलेट या चिलेट, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। किलेट कौन बनाता है? तो ऑप्शन में दिया है ऑक्जेलेट आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्राइट आयन, अमोनिया। तो अपना आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। यदि आपने लगाया है ऑक्जेलेट तो सही लगाया है। क्या होगा आंसर? ऑक्जेलेट। क्यों होगा? क्योंकि ये दाता, 2 दाता है, COO-, COO-, यानी दोनों ऑक्सीजन एक साथ। लिगेंड क्या है? एक। लिगेंड क्या है? एक। और दाता परमाणु कितने हैं? 2। तो जब एक ही लिगेंड में 2 या 2 से अधिक दाता होते हैं तो क्या बनाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? किलेट या किलेट प्रभाव। तो ये सब मोनो दाता है, मोनो मोनो वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें चारों में उभयदंती लिगेंड कौन है, मुझे बताइएगा। कौन सा? एम्बीडेंटेट उभयदंती लिगेंड कौन है? चारों में से बताइएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन, फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि ये प्रैक्टिस में आ गया है तो आसान हो गया है अब। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल है, फिनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है और क्लोरोफिनॉल है, 4-क्लोरोफिनॉल है। तो अपना आंसर बताइए जल्दी से। तो आपने लगाया है यदि आंसर नंबर डी को तो बिल्कुल सही है। देखिए ये दो चीज़ एल्कोहल पर, ए और सी क्या है? एल्कोहल है, और एल्कोहल फिनॉल की तुलना करें तो फिनॉल ज़्यादा अम्लीय है। और फिनॉल और उसके सब्स्टिट्यूशन यानी व्युत्पन्न की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन लगा है, और क्लोरीन जो भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होगा, कौन सा? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे रहेंगे तो उसकी अम्लता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ क्लोरीन खींचेगा तो फिनॉल से ज़्यादा क्लोरोफिनॉल का अम्लीय गुण होगा, वहाँ से यश जल्दी निकलेगा अपेक्षाकृत फिनॉल से, ठीक है। आसान हो गया होगा, कई बार प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला है एनिसोल HI के साथ अभिक्रिया करके देता है, चारों में से क्या क्या देता है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। पहले आपको जानना क्या होगा कि एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर HI के साथ क्रिया कराया गया है। तो एनिसोल क्या है, मैं इस साइड बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इधर इधर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि इधर मैं रिएक्शन दिखाऊँ उल्टा। OCH3, ये एनिसोल यानी मेथॉक्सी बेंजीन है। ये एनिसोल को क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी बेंजीन। तो ये हाइड्रोलिसिस जब पानी के साथ कराएंगे तो कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। इसको क्या मिलेगा? OH। इसको क्या, O को क्या मिलेगा? H। थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिए। इधर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इधर क्या आएगा? OH, इधर क्या आएगा? H पानी से। तो ये बनेगा क्या? मेथेनॉल। इधर क्या बनेगा? फिनॉल। तो ये किस ऑप्शन में है देखिए। सॉरी, HI के साथ ना, पानी के साथ नहीं किया गया है, HI। फिर से इसको समझ लीजिए,
फिर से देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन का ओ है और इधर क्या लगा है, चाहे इधर लगा दीजिए चाहे इधर लगा दीजिए, CH3 है। अब इसको HI से क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इधर क्या मिलेगा H और इधर क्या मिलेगा I। तो बनेगा क्या, ये बनेगा फिनॉल बनाएगा इधर ये, और ये क्या बनाएगा इस साइड बनाएगा मेथिल आयोडाइड। क्या बनाएगा, मेथिल आयोडाइड। तो बताइए मेथिल आयोडाइड और फिनॉल कॉम्बिनेशन किस में है, जल्दी देखिए। ए ऑप्शन में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो ऑप्शन ए में फिनॉल और मेथिल आयोडाइड है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पहले पांचवा कैसे आ गया, एक मिनट, छठा आ गया पांचवा, अच्छा चौथा का सीरियल नंबर इधर हो गया था। इसको सीक्वेंस में आप समझ लीजिए, चाहे क्वेश्चन का ऑर्डर से क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। ये फोर्थ क्वेश्चन है जो मिस हो गया था, अब फोर्थ अब आ रहा है। निम्नलिखित में से किसमें sp2 संकरित कार्बन X से आबंधित है। चार ऑप्शन में से कौन से कार्बन है sp2 है जिससे X बधा हुआ है। तो अपना आंसर लगा लिए होंगे, छाटना आता है ना कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण जान लेते हैं कि X जो लगा है इस कार्बन से वो क्या है sp3, पहले वाले में sp3, दूसरे वाले में क्या है भी sp3 है, दूसरे वाला भी sp3 है, तीसरे वाले में क्या है sp2 है। ये कार्बन क्या है sp2 है, तीसरा वाला क्या है sp3 है। ये तीन जगह क्या है sp3, ए वाला है sp3, बी वाला sp3 और डी वाला sp3, और बचा क्या है सी वाला जो sp2 संकरित है उससे हैलोजन लगा है। तो उसको क्या नाम देते हैं, विनाइलिक, क्या बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या है विनाइलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलोजन, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है एलाइलिक, क्या है एलाइलिक। और ये बी वाला क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए ए वाला एलाइलिक है, सी वाला विनाइलिक है, तो बी वाला क्या है, हालांकि डी वाला का नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ बी वाले का नाम पूछ रहा हूँ, ठीक है बताइएगा। अगला प्रश्न, एथेनॉल 413 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है, क्या देगा। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा यहाँ पर, क्या बताऊंगा कि एथेनॉल C2H5OH, तीन कंडीशन, कौन कौन कंडीशन। पहला कंडीशन कि इसको आप कंसनट्रेट के साथ H2SO4 के साथ गर्म करने जा रहे हैं, कितना कितना टेम्परेचर रखेंगे। यदि आप पहला स्टेप 384 या 380 के आसपास केल्विन पे रख रहे हैं, ठीक है, चलिए 373 है, इसमें 110 डिग्री जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 3 8 10 डिग्री 273 है ना, हाँ 383 के आसपास, ठीक है। 383 केल्विन के आसपास यदि आप क्या कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं, तो ये बनाएगा ऑप्शन नंबर ए का। यदि 413 केल्विन यूज कर रहे हैं, गर्म करेंगे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 343 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर ए बनाएगा। और 413 केल्विन पर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनाएगा। और यदि आप 443 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बनाएगा। तो यहाँ पूछा क्या है 413, तो 413 पर क्या बनाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5O C2H5 यानी ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा ईथर। अच्छा इस ईथर का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, ईथर। तो इसका आयुपेशी नाम क्या होगा, और ये सिमेट्रिक ईथर है कि एसिमेट्रिक यानी सममित ईथर है कि असममित ईथर है, बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, तीन योग एक ही चीज़ से तीन तरह के यौगिक बन रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर का यहाँ अंतर है। जब टेम्परेचर 383 केल्विन है तो बनाएगा केवल H निकलेगा और OSO3H लग जाएगा। और 413 केल्विन करेंगे तो ईथर बनाएगा ईथर, और 443 केल्विन बनाए गर्म करेंगे तो बनाएगा एथीन यानी एल्कीन, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपाउंड क्यों बना रहा है, टेम्परेचर का रोल है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला, ये भी खास रोल निभाएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में। दो द्रवों के स्थिर क्वाथी विचलन का क्वथनांक उन दोनों द्रवों के क्वथनांक से निम्नतर होता है जब यह, स्थिर क्वाथी क्या होता है पहले तो ये बात जानना है, उसके बाद दो द्रवों के स्थिर क्वाथी विलयन का क्वथनांक उन दो द्रवों के क्वथनांक से क्या होता है, लो होता है, निम्नतर होता है जब यह ऑप्शन के अनुसार संतृप्त होगा, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा, या राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, या राउल्ट नियम से कोई विचलन नहीं दर्शाएगा। तो दोनों द्रवों के विलयन से क्या होगा, क्वथनांक कम होना चाहिए। तो कम कब होगा, जब राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है तब क्या होगा, कम होगा। जैसे पानी है और एल्कोहल है, दोनों का सपोज दैट इसका पानी का कितना है, पानी H2O है, ये C2H5OH है, तो पानी का 100 डिग्री होता है और एथेनॉल का 78.3 होता है। जब इसको 95% का एक्वा सोल्यूशन, लगभग में एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 95% का जली विलयन लेंगे एल्कोहल का, तो वो होगा स्थिर क्वथनांक की मिश्रण बनाएगा। तब इसका क्वथनांक, तब इस दोनों विलयन के मतलब दोनों द्रवों के विलयन के क्वथनांक से क्या हो जाएगा, कम। ना 100 पे उबलेगा ना 78.3 पे उबलेगा, कितने पे उबलेगा 78.15 पर उबलेगा डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। कितने डिग्री पर, 78.15, तो 78.3 से क्या है, कम है, और 100 डिग्री से भी कम है। मेरी बात समझे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस या नो। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, पानी एक द्रव है, एल्कोहल एक द्रव है, दोनों द्रव का क्या है क्वथनांक अलग अलग है, आप जानते हैं।
पानी का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का कितना होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 78 फिर से मैं दिखा रहा हूँ, कट गया था। पानी है H2O और दूसरा कंपोनेंट क्या है, एल्कोहल है C2H5OH। दोनों को मिला दिया गया तो एक तीसरा द्रव बना दिया गया, मतलब विलयन हो गया अभी। अब इसमें क्या है, एल्कोहल भी है और पानी भी है। अब इसका क्वथनांक, तो पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। तो जो पानी एल्कोहल का कितना परसेंट है, ये विलयन है 95%। इसमें एथनॉल है और 5% पानी है, इस रेशियो में है। तो ये क्या है, स्थिर क्वाथी है। क्या है, स्थिर क्वाथी विलयन है। तो इसका क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री और 78.3 डिग्री से दोनों से कम होगा, यानी ये निम्नतर क्वथनांकी होगा। ठीक है, कितना होगा 78.15 होगा। तो ये क्या है, ना 78 है 0.3 है, ना 100 है, दोनों से कम है। तो समझ गए बात। तो एक उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास किया। तो वो कैसे कब होगा, ऑप्शन क्या दिया है, तो वो राउल्ट नियम से कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। बस इतना याद रखना। तो राउल्ट नियम में जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, लो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है वो, उनके लिए राउल्ट का धनात्मक विचलन होता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन। किसी अवाष्पशील विलय के जलीय विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 12 में इसका क्वेश्चन मैंने आंसर बताया है। तो जाइएगा उसको 12वें में देख लीजिएगा, उसके साथ साथ आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ है मैं 12वें सेट में बताया हूँ। अगला है NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान, क्या दौरान, ऑप्शन जाइए पढ़िए। कैथोड पर H2 मुक्त होती है, कैथोड पर सोडियम निर्मित होती है, एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, कैथोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। तो आप पढ़े हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस, क्या कि आप क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो कि पानी में नमक डाल दियो, पानी मतलब नमक का जलीय विलयन है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो ये कैथोड है, एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है। ये है एनोड, इधर दाहिने वाला कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कैथोड पर दो चीज़ होगा जाएगा, क्या क्या, H+ और सोडियम आयन किधर जाएंगे, कैथोड की हो जाएंगे। उसी तरह से क्लोराइड आयन और OH आयन, पानी का OH आयन और NaCl का क्लोराइड आयन किधर जाएगा, एनोड की हो जाएगा। किधर जाएगा, एनोड की हो जाएगा, दोनों भागेंगे एनोड की तरफ, और H+ और सोडियम आयन इधर जाएंगे। लेकिन कौन पहले जाएगा, ये पूछ रहा है कौन सही है। तो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों ही कैथोड की हो जाएंगे, बात सही है, क्योंकि प्लस वाला माइनस के पास जाएगा। तो जाते समय किसका स्पीड अधिक होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम की तुलना में ज़्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पर पहले जाएगा। या ये कह लीजिए कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले जाएगा। तो मैं किस रूप में बता रहा हूँ, मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है सोडियम की तुलना में, इसलिए हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, और एनोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगा। एनोड पर क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। तो एनोड पर कोई दिया है क्लोरीन गैस, नहीं। कैथोड दिया, एनोड दिया ऑक्सीजन, कैथोड पर सोडियम। और विद्युत अपघट्य यानी जो विलयन में क्या बचेगा, बताइएगा विलयन में क्या बचेगा, एक मिनट, विलयन में क्या बचेगा, विलयन में NaOH बचेगा। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऐसे। अगला प्रश्न 11वां, ये आपके लिए होता है अक्सर, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक जोड़ने से अभिक्रिया की निम्नलिखित मात्राओं में से किसको परिवर्तित कर देता है, एंथैल्पी को, सक्रिय ऊर्जा को, एंट्रोपी को, आंतरिक ऊर्जा को। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। एक प्रैक्टिस सेट में किए होंगे तो क्या होता है, उत्प्रेरक उपस्थिति में और बिना उत्प्रेरक उपस्थिति में क्या परिवर्तित होता है। अगला 12वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए और आपके लिए भी होगा। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी प्राथमिक अभिक्रिया, यहाँ पर प्राथमिक कोटि, प्रथम कोटि की नहीं, प्राथमिक अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहा है। प्रोडक्ट यानी पी कोई है चीज़, रिएक्टेंट, और अभिक्रिया करके क्यू के लिए पी के लोप होने की दर पी की सांद्रता दुगुनी करने पर 8 के गुणक से बढ़ जाती है। पी के प्रति अभिक्रिया की कोटि है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही कम्प्लेक्स होगा उनके लिए जो बात नहीं समझ पा रहे हैं कि कह क्या रहा है। कोई अभिक्रिया है, पी से क्यू बना रहा है। अब वो कह रहा है कि पी की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता दुगुनी करने पर पी कितना कर दिया जाए, 2p कर दिया जाए, सांद्रता इसकी दोगुना कर दिया जाए, तो 8 के गुणक से बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया का वेग क्या बढ़ जाती है, 8 गुना बढ़ जाती है। तो पी के प्रति अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, कैसे करेंगे। तो मानिए, मानने से सवाल होता है। मान लीजिए पहली बात जो कर रहा है अभिक्रिया का वेग, तो वेग को किससे लिखते हैं, रेट से। रेट बराबर क्या होता है, वेग समीकरण लिखते हैं के, पी की सांद्रता इस पर निर्भर कर रहा है, समीकरण नंबर 1। अब हमें ये नहीं पता है कि पी की कितनी सांद्रता घातांक लिखें। अब दूसरी बात कर रहा है कि यदि ऐसा हो रहा है, अब दूसरी बात कर रहा है कि यदि रेट क्या हो जाए, 8 गुना हो जाता है, रेट क्या हो गया, 8 गुना हो गया। कब, जब पी को
दुगुना कर दिया गया, पी को कितना कर दिया गया, 2 गुना, यानी 2p कर दिया गया। पी को कितना कर दिया, 2p कर दिया गया। तो ये बताइए कि इसका घातांक कितना होगा, यानी इसका कोटि कितना होगा। तो मान लीजिए x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या समानता है उसको काट दीजिए, डिवाइड करके। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो जो समानता है काटिए। तो पी के से के कट गया, पी से पी कट गया। अच्छा, अभी कट नहीं सकता है, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले इसको घातांक को साथ ले लीजिए, फिर से लिख दूँ मैं। रेट बराबर के पी, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा है कि रेट कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है के पी के पावर में मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब पी कितना हो गया है, 2 गुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसे लिख लेता हूँ भाई, थोड़ा सा समय लग रहा है। अब समीकरण नंबर 2 है, तो पहले आप समीकरण 1 2 को ऐसे बना लीजिए कि के पी और रेट कट जाए। तो बना लीजिए। तो बनाने के लिए इसको 8r रेट बराबर के पी के पावर में, यहाँ पर भी x कर लीजिए पावर में, कि कितना घातांक नहीं पता है, x कर लीजिए। और इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 के पावर में कितना, x। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो अंदर 2 है उसको बाहर निकालेंगे तो उसके पावर x रहेगा ना। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 में क्या समानता है, वो अंतर है, उसको काट लीजिए। तो काटेंगे तो कैसे काटेंगे, रेट से रेट कट गया, के से के कट गया, पी एक्स से पी एक्स कट गया, बचा क्या है, 8 बराबर 2 के पावर x। नोट पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहा हूँ मैं। बचा क्या है, देखिए यहाँ पर, ये कलर लेकर देखिए, यहाँ बचा क्या है, 8 बचा है, इधर क्या बचा है, 2 के पावर x बचा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 बराबर 2 के पावर x, हमें घातांक वो कोटि निकालना है। अब इसका आधार सेम कर लीजिए। तो आधार सेम करने के लिए 2 के पावर क्या कर लीजिए, 3 करेंगे तब ना 8 होगा। और इधर क्या है, 2 के पावर x है। जब आधार सेम हो गया तो पावर पावर का तुलना कर लीजिए। तो x बराबर कितना हो गया, 3। x बराबर क्या हो गया, 3, यानी उसका घातांक कितना हो जाएगा, किस कोटि का है, 3। अभिक्रिया की कोटि क्या है, 3। लंबा चौड़ा स्टेप हो गया, लेकिन आपको सरलता से कि आप 8 गुना करने के लिए पी को कितना गुना करेंगे कि 8 गुना हो जाएगा। 2p को क्या करेंगे, पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8p हो जाएगा। तो 8p कब होगा, जब भी 3 गुना करेंगे ना, समझ रहे हैं ना। तो एक कोटि उसका क्या होता है, घातांक का योग होता है। तो कोटि कितना है, 3 कोटि 3 डिग्री का है, ठीक है ना। बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा। ये 12 प्रश्न में से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके लिए नया होगा। ये तो आपसे मैं पूछा ही हूँ। 10वां क्वेश्चन का आंसर कैथोड होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होगा। 9वां क्वेश्चन पहले 12वें सेट में बताया गया है कि पी नॉट माइनस पी नॉट बराबर एक्स टू दिया है। अरे एक्स टू पूछ रहा है, तो ये वाष्प दाब में आवश्यक नंबर ही एक्स टू के बराबर होगा। 8वां क्वेश्चन ऋणात्मक धनात्मक विचलन दर्शाएगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा, निम्नतर होगा। 7वां क्वेश्चन 713 है तो ईथर बनाएगा। 413 है तो ईथर बनाएगा। 443 होता तो एथीन डबल बॉन्ड वाला बनाता, एल्कीन। और 383 होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड वाला कंपाउंड बनाता, ठीक है ना। यानी ये हाइड्रोजन से केवल एच को रिप्लेस करके बाई सल्फेट यहाँ पे जुड़ जाएगा, एल्कोहल के साथ बाई सल्फेट, HSO4 माइनस, ठीक है, आ जाएगा। और चौथे क्वेश्चन का है sp2 संकेत कार्बन से कौन एक्स यानी एक्स किस sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, विनाइलिक। 6 में फिनॉल और मेथिल आयोडाइड। 5th में क्लोरोफिनॉल। 3rd में ऑक्जेलेट आयन। EDTA बहुतंतु लिगेंड। और MnO2 के वजह के साथ पोटेशियम मैग्नेट हरा रंग का, और ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। +7 है मैग्नीज का ऑक्सीकरण, यहाँ +6 है। ये हरा है, ये बैगनी कलर का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्त हैं। आपके हिसाब से क्या है, कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपको बताइएगा ईमानदारी के साथ। वीडियो 28 मिनट का हो गया, लेकिन मैं उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है।